दोस्तों स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। टॉपिक हम शुरू करेंगे एरियल डिफरेंशिएशन। पर्सपेक्टिव टर्म का मतलब हिंदी में होता है दृष्टिकोण। बेसिकली आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं उसे हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। और जो सिमिलर चीज़ें जब हम यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं तो मॉडल्स हो गए, थिंकर्स हो गए, थ्योरीज हो गई, ये सब पर्सपेक्टिव्स ही हैं। ज्योग्राफी में जब हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एरियल डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब एरिया, दो एरिया के बीच में डिफरेंसेस। जैसे इंडिया का एग्रीकल्चरल रीजन है, ये किसी बेस पे इन्होंने ये एक अलग रीजन बताया, ये एक अलग रीजन बताया, ये एरियल डिफरेंशिएशन है, ये एक पर्सपेक्टिव है। अब पर्सपेक्टिव टॉपिक से अगर आप देखो क्वेश्चंस तो काफ़ी पूछे हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम इन सब क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, कभी और इन पे बात करेंगे। पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, पैराडाइम्स क्या हैं, ये सब चीज़ें ठीक है। हम आते हैं सीधे एरियल डिफरेंशिएशन पे। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एरियल डिफरेंशिएशन। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास एक चॉइस ये है कि या तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल लिखो और दो चार थिंकर्स व्यू लिखो, हो गया। अदरवाइज शॉर्ट नोट में आप इन सब हेडिंग्स में बात कर सकते हो। ये शॉर्ट नोट ही है, इसको आपको 20 नंबर या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना। इनफैक्ट एरियल डिफरेंशिएशन वर्सेस रीजनल सिंथेसिस भी आप शॉर्ट नोट में इंक्लूड कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट हमेशा आपको बहुत बड़ा स्कोप देता है आंसर लिखने का। पहले 3-4 मिनट इस लेक्चर के सबसे ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं। अदरवाइज़ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसमें पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहोगे। अल्बिरूनी से लेके स्ट्रैबो से लेके आधी किताब और आधे कोचिंग के लेक्चर्स उसी चीज़ पे बेस्ड हैं जो पूछा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। ये 2010 का क्वेश्चन है अगर आप देखो। एंड यही क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव मतलब होता है थिंकर के व्यू क्या है, आपको ये बताने किस तरह से चेंज हुए। अब यही क्वेश्चन 2023 में इन्होंने पूछ लिया, एक्सप्लेन द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन एज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। क्वेश्चन का मतलब समझो, ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि एरियल डिफरेंशिएशन किस तरह से डेवलप होता है, ये इस चीज़ की बात नहीं कर रहा है कि ये एरिया, सपोज अगर आप एग्रीकल्चरल रीजन की बात कर रहे हो तो ये अलग रीजन कैसे हो गया, ये अलग रीजन कैसे हो गया, जैसे ये नॉर्दर्न ड्राई रीजन कैसे हुआ, ये ईस्टर्न राइस रीजन, इसकी बात नहीं कर रहा है। इन्होंने क्या कहा, एरियल डिफरेंशिएशन एक कॉन्सेप्ट की तरह कैसे डेवलप हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी में। बेसिकली आंसर इसका और इसका सेम है, क्रिटिकली एग्जामिन चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो इसलिए प्रीवियस ईयर आपको करने ज़रूरी है। क्या है ये पर्सपेक्टिव, ये है क्लासिकल से लेके पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक क्या कहते हैं, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। और थिंकर्स के पर्सपेक्टिव जो बुक से लिए हुए हैं, तो किस तरह से ये चीज़ें बिहेव करती हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा, ये सब चीज़ें आप लिखोगे। प्लस जब भी आप चेंजिंग पर्सपेक्टिव की बात करते हो तो क्रिटिसिज्म की ज़रूर बात करोगे, प्लस एप्लीकेशन की आप ज़रूर बात करोगे। राइट, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, शॉर्ट नोट में आप पूरा लिख दोगे। एरियल डिफरेंशिएशन फॉर्म्स द कोर थीम इन ज्योग्राफी। जैसे ही अभी हम ये लेक्चर कंक्लूड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों एरियल डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट, एरिया मतलब रीजन। सपोज़ मैं कहूं कि पेनिसुलर इंडिया का मैप क्या है, आप ये बनाओगे। सपोज सॉइल का मैप है तो यहाँ एक अलग तरह की सॉइल है, यहाँ एक अलग तरह की सॉइल है, पूरा एरिया आपने बताया। एरियल डिफरेंशिएशन बेसिकली रीजनल ज्योग्राफी है, रीजन को बताती है एरियल डिफरेंशिएशन। एक और कोर थीम है, एक तो ये एरिया वाइज, दूसरा मैं कहूँ लोकेशन, कि सपोज मैं कहूँ कि साउथ इंडिया के सिटी, मेजर सिटीज़, मिलियन सिटीज़ का मैप बना दो, या फिर मैं कहूँ कॉटन प्रोड्यूसिंग टाउन, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। ये तो आप देख रहे हो ये एरिया, ये एक सिटी है फिर दूसरी सिटी है, डिस्टेंस है, इसमें और इसमें गैप है, ये ज्वाइंट नहीं है, ऐसा नहीं है। ये महाराष्ट्र एरिया है, ये मुंबई है और ये पुणे है। तो मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला जो ये एक कनेक्टर होगा, इसे कहते हैं नेटवर्क, और ये होता है लोकेशनल एनालिसिस। तो लोकेशनल एनालिसिस हम पढ़ते हैं बेसिकली जब हम क्वांटिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ आएगा ये बेसिकली सारा लोकेशनल एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है, ये सब चीज़ें। राइट, तो एरियल डिफरेंशिएशन एक कोर थीम है ज्योग्राफी में। आप पेपर 2 में जैसे पढ़ते हो एग्रीकल्चर के मैप हो गए, रिसोर्सेज किस एरिया में मिलते हैं, अगर आप उस बेसिस पे बता रहे हो तो आपका एरियल डिफरेंशिएशन है रिसोर्सेज का। अगर आप सिटी बता दे रहे हो कि जादूगुड़ा में आपका सो एंड सो मिनरल मिलता है, तो आपका लोकेशनल एनालिसिस है। पॉपुलेशन का मैप हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, लिटरेसी रेट वगैरह, ये सब चीज़ें आपके किस बेस पे आएंगे, एरियल डिफरेंशिएशन के बेस पे आएंगे। तो आप ये मान के चलो आधी ज्योग्राफी एरियल डिफरेंशिएशन के बेस पर चल रही है।
फिर क्या है, एरियल डिफरेंशिएशन हैज़ प्रोवाइडेड थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर स्टडिंग रीजन्स एंड रीजनल ज्योग्राफी। रीज़न को पहले पढ़ने का कोई तरीका नहीं था। किसी ने कहा ए रीज़न बहुत अच्छा है, किसी ने कहा बी रीज़न बहुत बढ़िया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं ये कहूँ कि दो रीज़न हैं, एक ए है एक बी है, तो एरियल डिफरेंशिएशन ने उसके लिए कुछ थ्योरीज बताया एक तरीका कैसे आप उस चीज़ को करोगे। एरियल डिफरेंशिएशन चीज़ों को डिफरेंशिएट करता है, रीजनल सिंथेसिस उन चीज़ों को जोड़ देता है। फॉर एग्जांपल रीजनल सिंथेसिस में आप क्या करोगे, सपोज आपका एग्रीकल्चर रीजन का मैप है, इसी में अगर मैं एक मैप और सुपर इम्पोज कर दूँ, मैं कहूँ कि इस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ल्ड की हाईएस्ट है यहाँ पर इस एरिया में, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे मैं सपोज थर्ड एक रिवर का मैप भी डाल देता हूँ। ये रिवर का मैप डाल दिया मैंने, इधर को ये इंडस रिवर की हो गई, यहाँ मैं गंगा रिवर और यमुना रिवर डाल देता हूँ। तो ये रीजनल सिंथेसिस है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जो हमने एरिया में डिफ्रेंशिएट किया था उनको हम जोड़ लाए। तो बस यही है क्वेश्चन कि एरियल डिफ्रेंशिएशन क्या है। ठीक है, ओके, लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो, सिनॉप्सिस आईएएस में ऑप्शनल में जाके, ज्योग्राफी ऑप्शनल पे जाके आप ये कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपने पहले से ऑप्शनल पढ़ा हुआ है और आपको लगता है इस वे में नहीं पढ़ा, तो आप इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हो टेस्ट सीरीज़, कॉम्बो एंड जीएस के साथ। प्लस आपको लगता है कि बहुत सारे अटैम्प्ट्स हो गए एंड आप पढ़ लोगे, तो ई बुक्स है, उसमें PYQs इंक्लूडेड हैं, और आप PYQ के साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो दिस वन। एंड जो ये PYQ प्लस आंसर राइटिंग ये कोर्स है, ये वाला, ये इसमें भी इंक्लूडेड है एंड इसमें भी इंक्लूडेड है, आप इनकी डिटेल्स देख सकते हो। राइट, तो 40 ईयर्स के PYQs अगर आप कर जाते हो तो आई होप कि वो एनफ होगा। ठीक है, तो आप ये देखो, ये लगभग 6 मिनट्स हो गए। सबसे ज़्यादा क्रूशल जो लेक्चर होना चाहिए था वो यहाँ तक हो गया। अब आगे आपकी श्रद्धा है, आप कितना डिटेल में देखना चाह रहे हो। मैं इसमें ना बहुत ज़्यादा इस वे में नहीं पढ़ाऊँगा कि रिचर्ड हार्टसोन ने क्या कहा या किस थिंकर ने क्या कहा। अगर आप बिगिनर हो तो आपको अभी उससे बहुत ज़्यादा समझ आएगा नहीं, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इतनी नीड है नहीं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम समझते हैं एरियल डिफरेंशिएशन को अगर मुझे डिफ़ाइन करना हुआ तो कैसे डिफ़ाइन करूँगा। ये ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन रिचर्ड हार्टसोन ने अपनी क्लासिकल वर्क में डिफ़ाइन किया। ये सब इंट्रो लिखने के तरीके हैं, याद कर लेना, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, वो यहाँ पर पब्लिश हुआ था। बेसिकली एरियल डिफरेंशिएशन क्या कहता है, जब हम इस पर्सपेक्टिव पर, ज्योग्राफी ऑन दिस पर्सपेक्टिव इज सोलली कंसर्न्ड विद द यूनिक कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट एरियाज। किसी भी तरह से आप बना सकते हो, आप क्लाइमेट का मैप बना लो, कुछ भी बना लो, यूनिक कैरेक्टर आप बताओगे। आपने यहाँ पर जैसे जो ये रीज़न है, कुछ ना कुछ पैरामीटर के बेस पर हर एक रीज़न को डिफरेंशिएट किया होगा। यहाँ कोस्टल रीजन के अलग कुछ पैरामीटर होंगे, टेम्परेट हिमालयन रीजन के अलग पैरामीटर होंगे, बेसिकली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ये मेन रीज़न रहे होंगे। ठीक है, फिर अगर मैं एरियल डिफरेंशिएशन किसी एरिया का बनाना चाहूँ तो कई सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पटना, शिमला, कोलकाता इन सब की स्टडी करनी है, तो पटना का टेम्परेचर हो गया, शिमला का टेम्परेचर, कोलकाता का टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, हर एक जगह के बेस पर मैं एरिया को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। राइट, मैं ये कह सकता हूँ कोलकाता या ये वाला जो जोन है ये रिलेटिवली ज़्यादा वेट रीजन है एंड ये ड्रायर रीजन है। अब रीजन में एक इशू ज़रूर आएगा कि ए और बी कहाँ, ये बाउंड्री लाइन क्या यहीं है, क्या ये यहाँ नहीं हो सकती, और या ये इतनी नहीं हो सकती। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से, जैसे मैं कहूँ सिटी और विलेज की बाउंड्री, सिटी ये हुआ ख़त्म हो गया, अब बीच में कुछ नहीं है, ज़ीरो, फिर यहाँ विलेज आ गया, ऐसा नहीं होता है। बीच में सिटी का इन्फ्लुएंस ख़त्म होता है, विलेज का इन्फ्लुएंस शुरू होता है, तो इसको हम कहते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज या फिर स्फेयर ऑफ अर्बन इन्फ्लुएंस। तो ये वाला जोन है, ये इंपॉर्टेंट है, और यही एरियल डिफरेंशिएशन इस कॉन्सेप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म भी है। ये क्रिटिसिज्म ये कहता है कि जो आपने शार्प बाउंड्रीज बना दी कि ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ऐसी कभी कोई बाउंड्री एक्चुअली एग्जिस्ट करती नहीं है। लेकिन जब हम थ्योरीज बनाते हैं आपको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। जैसे कट ऑफ है, अगर 9, जैसे अभी सपोज़ किसी गेम में किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि एक्स पैरामीटर पे आप 100 ग्राम आपका वेट ज़्यादा है, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो टेक्निकली, उसमें बहुत ज़्यादा कोई गुंजाइश बचती नहीं है, क्योंकि ये वाला जोन नहीं है, ब्लर नहीं है, कट ऑफ आती है यूपीएससी की, इधर यू आर इन और यू आर आउट। राइट, तो एरियल डिफरेंशिएशन को अगर आप समझना चाहो, एरियल वेरिएशन ऑफ ज्योग्राफिकल फिनोमिना ओवर अ पर्टिकुलर रीजन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये लिखने के थोड़े फैंसी तरीके। बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म यहीं हो गया। अब बाकी जो अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट्स हैं वो आप देखोगे। बेसिकली अगर आप इसको बहुत सिंपली बताना चाहो कि जब सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हम देखते हैं
फैक्टर्स में देख सकते हैं, कल्चरल फैक्टर में देख सकते हैं, उसको हम एरियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। बुक्स में बहुत ही गंदी डेफिनेशन लिखी है, आपको समझ नहीं आएगी। तो जो बेस्ट डेफिनेशन हो सकती थी, बहुत अच्छी बुक्स है, नॉट माजिद हुसैन, नॉट कुल्लर, इन सब बुक से नहीं, जो बहुत बढ़िया बुक्स हैं उनसे उठा के ये डेफिनेशंस मैंने आपको लिख के दिए। इसमें आता है इंटर रिलेशनशिप, कॉजल रीज़न, कॉज, जो डिफरेंट जोग्राफिकल फिनोमिना, ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप। अब एक चीज़ है, एरियल डिफरेंशिएशन को हम कोरोलॉजी भी कहते हैं या कोरोग्राफी। आपने क्रोनोलॉजी तो सुनी होगी, CHRONO, क्रोनोलॉजी तो आपने सुनी है, कहोगे कोरोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी हिस्ट्री के टर्म्स में होती है, ठीक है, कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, फिर 90 साल पहले क्या हुआ, फिर 70 साल पहले क्या, ये क्रोनोलॉजिकल आप देखते हो, क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं। कोरोलॉजी क्या है? स्पेशल एरिया में देखते हो कि ये यहाँ कुछ रखा है, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, ये आपका यूपी है, ये बिहार है, ये बंगाल है, यहाँ बांग्लादेश है, इसे हम कोरोलॉजी कहते हैं। स्पेस में किसी एरिया में क्या रखे हैं, कोरोलॉजी मतलब साइंस ऑफ प्लेस, इससे बनी स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड रीजन्स। ये डिफरेंस याद रखना, 10 नंबर में पूछना चाहिए। अब इसको हम इडियोग्राफिक भी कहते हैं। इडियोग्राफिक का मतलब होता है यूनिक एंड पर्टिकुलर। इससे रिलेटेड ये 2 टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपको तंग करने वाली हैं आगे, एक इडियोग्राफिक अप्रोच, एक नोमोथेटिक अप्रोच। तो नोमोथेटिक आता है बेसिकली नॉर्म से, जनरल लॉज। जैसे नॉर्म क्या हुआ, मैं कहूँ कि इस जगह के लोग इस तरह के होते हैं, सो एंड सो, मैंने जनरलाइज कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि 100% लोग, मैं कहूँ कि एग्रीकल्चरल जो रीजन्स हैं वहाँ के लोग गरीब होते हैं, तो ऐसा तो नहीं 100% लोग गरीब होंगे, लेकिन जनरल लॉज बनाए, इमैनुअल कांट ने कहा था। इडियोग्राफिक, एक इडियट मान लो, कोई इडियट पर्सन है तो क्या कहेगा, मुझे तो फैक्ट ही चाहिए, या तो ये है या नहीं है, तो पर्टिकुलर साइंटिफिक फैक्ट या प्रोसेस उसी पे होगा। जैसे स्पेसिफिक प्रोसेस, स्पेसिफिक फैक्ट, जैसे हमने क्या कहा, ये ईस्टर्न राइस रीजन है, ये नॉर्दर्न ड्राई रीजन है। ऐसा तो है नहीं कि इस राइस रीजन में आप वीट पैदा नहीं कर सकते या शुगर पैदा नहीं होती होगी, शुगर केन, ऐसा नहीं है ना। बट इडियोग्राफी क्या है, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जाता है। अब एरियल डिफरेंशिएशन क्या है, आप एक एस्पेक्ट के बेस पे ही तो बता रहे हो। जैसे आपने क्लाइमेट के बेस पे बताया कि ये ट्रॉपिकल एरिया है, ये टेम्परेट एरिया है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन, आपने कहा ये फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, हो सकता है उसमें ब्लॉक माउंटेन की भी कैरेक्टरिस्टिक हो, फोल्ड माउंटेन की भी कैरेक्टरिस्टिक हो। बट ये क्या है, नोमोथेटिक एक नॉर्म कहता है कि जो लगभग 600 मीटर से ज़्यादा है कोई जगह ऊंची, उसे हम माउंटेन कह देंगे। अब कूड़े का ढेर भी जैसे होता है 600 मीटर से ऊपर, तो दिल्ली में उसे माउंटेन कह देते हैं, राइट। तो बेसिकली ये सारा ले दे के इसका कॉन्सेप्ट है। इवोल्यूशन में अगर आप देखो, सबसे पहले क्लासिकल ज्योग्राफी, क्लासिकल मतलब जो बहुत पुराने टाइम से है, इसको अभी बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जब आप भी रिवाइज कर लो 4-5 बार, आपको बेसिक्स आ जाए, तब इन सब चीज़ों की डेप्थ में जाना। तो उस टाइम पे जो क्लासिकल ज्योग्राफी, बहुत पुराने टाइम के ज्योग्राफर थे, उस टाइम पे ज्योग्राफी पढ़ी जाती थी रीजनल डिफरेंसेस इन डिस्क्रिप्शन। इनिशियली ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टिव थी। जैसे आप खुल्लर की बुक पढ़ोगे ना पेपर 2 में, वहाँ एग्रीकल्चर को डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। वो आपकी डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी है। माजिद हुसैन ने उसी ज्योग्राफी को मैप के थ्रू बता दिया है, तो एरियल डिफरेंशिएशन है। तो DR खुल्लर और माजिद हुसैन की अगर आप बुक बैठ के कंपेयर करो, पॉपुलेशन के चैप्टर में या फिर एग्रीकल्चर के चैप्टर में आप कंपेयर करना, अगर कभी टाइम मिले तो आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। खुल्लर डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी पे जाते हैं, माजिद हुसैन जाते हैं एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल ज्योग्राफी में। फिर एरियल डिफरेंशिएशन में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का भी बड़ा रोल है। अब डिटर्मिनिज्म वगैरह हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, डिटर्मिनिज्म, डाइकोटोमी, डुअलिज्म। अभी के लिए आप ये समझो, डिटर्मिनिज्म मतलब होता है A डिटरमाइंस B, इफ़ A इज ट्रू देन B विल बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया की सॉइल फर्टाइल है तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये एक इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हो गया, राइट। अगर टेम्परेट एरिया के लोग हैं तो वो सो एंड सो कलर के होंगे। तो हिस्टोरिकली जब जोग्राफर्स फोकस करते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पे, तो एरियल डिफरेंशिएशन के लिए इन्वायरमेंट के फैक्टर लेके आते हैं। क्लाइमेट के बेस पे कर दिया, टोपोग्राफी के बेस पे कर दिया। जैसे हम कहते हैं माउंटेनियस रीजन। अब ऐसा तो है नहीं कि माउंटेन के बीच में वैली नहीं होती है, या माउंटेन के आसपास जो एरिया है उसे आप प्योरली कि माउंटेन, ऐसा नहीं होता कभी कि माउंटेन ऐसे शुरू हुआ ऐसे खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। माउंटेन भी ऐसे चलता है ना। आप 600 मीटर से ऊपर वाली जगह को माउंटेन कहते हो, इसे क्या कहेंगे आप, या ये वाला एरिया वैली हो गई। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। रीजनल ज्योग्राफी अभी मैंने आपको बता ही दिया, यूनिकनेस की बात करता है। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, क्वांटिफिकेशन आप समझते हो, सिलेबस में है अभी आगे, वैसे यहाँ आएगा आपका। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन मतलब ज्योग्राफी को हम क्वांटिफाई करके
मैथमेटिक्स के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, डेटा के थ्रू पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे सिस्टमेटिक और एनालिटिकल अप्रोच लेके आए, डेटा लेके आए बेसिकली। जैसे आईएमडी करता है ना, रेड अलर्ट लाता है, येलो ऑरेंज ये सब अलर्ट लाता है बारिश के लिए, रेनफॉल के लिए। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ही है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज़ की जाती है। जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म जो बेसिकली लेटेस्ट टाइम है उसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिविटी है एरियल डिफरेंशिएशन की वही गलत है। बेसिकली सब्जेक्टिविटी और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को आप ले ही नहीं रहे हो। जैसे अगर मैंने कहा कि दिल्ली को मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की तरह क्लासिफाई करूं, बट दिल्ली आपका मेजर ट्रांसपोर्ट हब भी है, तो वो आप सब्जेक्टिविटी को लेकर नहीं चल रहे हो। ठीक है, थिंकर्स पर्सपेक्टिव की बात करें, हेकेटियस ऑफ मिलिटस, इन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की बात की। स्ट्रैबो, इनको फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहा जाता है। इन्होंने ही कहा था कि ज्योग्राफी एक कोरोलॉजिकल साइंस है। हालांकि भारतीय ऋषियों, मुनीषियों, महर्षियों ने ये चीज़ बहुत पहले बोल दी थी, ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से ज्योग्राफर वो पर्सन है जो डिस्क्राइब करता है पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ये कहते हैं रीजनल ज्योग्राफी ही है जो कुछ है, दिस इज़ द कोर ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़। अब उस टाइम तक लोकेशनल एनालिसिस तो था नहीं। लोकेशन बेसिकली जब लोकेशन थ्योरी हुआ, ये सब चीज़ें आई थी बाद में क्वांटिफिकेशन के टाइम पे। तो इनिशियली जो ज्योग्राफी थी या तो डिस्क्रिप्टिव थी या रीजनल थी। तो स्ट्रैबो ने कहा जो डिस्क्रिप्टिव भी है बेसिकली उसको रीजनल पर्सपेक्टिव में ही पढ़ना चाहिए। हेटनर, इन्होंने कहा कोरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, उसको हम क्यों जानना चाहते हैं, ताकि उस एरिया के कैरेक्टर को जान पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी और बिहार में डिफ्रेंशिएट करूं, मैं कहूं यहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, यहाँ पर आपकी भोजपुरी ज़्यादा प्रचलित है, तो वो आपने एक उस एरिया का कैरेक्टर, लिंग्विस्टिक कैरेक्टर बता दिया। अब अमेरिकन जोग्राफर्स ने क्या किया, ब्रिटिश अप्रोच पॉपुलर हो चुकी थी एरियाज़ को रीजन के बेस पर डिलिमिट करने की। अमेरिकन जोग्राफर्स ने कहा वो करेंगे तो हम भी करेंगे। तो वेजली पॉवेल ने फिजियोग्राफिक रीजन बनाए, फेनमैन ने भी फिजियोग्राफिक रीजन बनाए 1914 में। 1971 में R.L. सिंह ने इंडिया के फिजियोग्राफिक रीजन बनाए। जीएस में आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पेपर 2 में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन जॉर्ज हैं, ये कहते हैं नेचुरल रीजन की डेफिनेशन मैं दूंगा, एनी पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस हुज फिजिकल कंडीशन आर होमोजीनियस, ये आर है। होमोजेनिटी के बेस पर आप डिफाइन करोगे। जैसे इंडिया एक होमोजेनियस कंट्री नहीं है, चाहे वो रेस हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, किसी भी तरह से हम क्या कहते हैं, हम एक हेट्रोजेनियस सोसाइटी है। वही हमारे लिए एक रीज़न ऑफ स्टेबिलिटी भी है। रिचर्ड हार्टस्टोन, अब इनका मेन पॉइंट आता है, जब उन्हें स्टार्टिंग में पढ़ा था, इन्होंने ही ये टर्म को कॉइन किया, एरियल डिफरेंशिएशन। इन्होंने एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी का जो फोकस है वो एरियल डिफरेंशिएशन ही होना चाहिए, ठीक है। और ज्योग्राफी इज द मोज़ेक ऑफ सेपरेट लैंडस्केप, मोज़ेक ठीक है जो भी हो, जो अलग अलग लैंडस्केप हैं उनको जोड़ के अगर आप देखते हो या डिफरेंसेस में देखते हो, वही ज्योग्राफी है। सो इट इज़ बोथ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन रीजन्स। यहाँ पर आप को वेरिएशन भी पढ़ोगे फिजिकल और ह्यूमन फिनोमेना के बीच में। और जो हेटनर की अप्रोच थी, इन्होंने कहा ज्योग्राफी इंटीग्रेटिव और सिंथेटिक साइंस है। ये पढ़ना चाहिए क्योंकि 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब जब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का ओवर एंथुजियाज्म विद टाइम डिक्रीज हो चुका था, उस टाइम पे एरियल डिफरेंशिएशन ने बाद में रिवाइव किया और 1980 में ये आपका एक सेंट्रल थीम बन गया अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब ज़रा इसका सेंट्रल आइडिया समझते हैं क्या। 3 कीवर्ड आप याद करो, वेरिएशन, पैटर्न एंड स्केल। किस तरह से जगह के बीच में वेरिएशन या डिफरेंशिएशन होता है, उसके बेस पे आप एरियल डिफरेंशिएशन करोगे। फिर पैटर्न क्या है, पैटर्न ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, पॉपुलेशन, कुछ पैटर्न्स को आप ज़रूर एक्सप्लोर करोगे। जैसे आपने वेरिएशन बताया कि एक हॉट एरिया है, एक कोल्ड एरिया है, ठीक है, लेकिन पैटर्न में आप सपोज कहते हो कि 20 से 30 डिग्री को मैं एक अलग एरिया में डिफाइन करूंगा, 31 से 40 डिग्री वाले एरिया को अलग डिफाइन करूंगा। तो वेरिएशन और पैटर्न बेसिकली ये है। फिर स्केल, आप कितने बड़े स्केल पे देखना चाह रहे हो, आप बिल्कुल छोटे स्केल पे देखना चाह रहे हो, एक सिटी के अंदर देखना चाह रहे हो, या फिर एक फार्मर के खेत में देखना चाह रहे हो, माइक्रो ज्योग्राफी कहते हैं उसे, या एक पेड़ के नीचे, ये पेड़ लगा है, लोग कहते हैं पेड़ के नीचे बहुत ठंडा के मीम वगैरह बनते हैं, तो माइक्रो ज्योग्राफी होती है। तो आप उस स्केल पे देखना चाह रहे हो, या फिर ग्लोबल स्केल पे देखना चाह रहे हो, या यूनिवर्स के लेवल पे देखना चाह रहे हो, उसके बेस पे आप एरिया को डिफरेंशिएट करोगे। जैसे यूनिवर्स के लेवल पे हम कैसे करते हैं कि सोलर सिस्टम हमारा एरिया है,
गैलेक्सी हमारा एरिया, तो आप किसी भी लेवल पे एरियल डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अब इसके लिए सोर्सेस क्या है, बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, एरियल डिफरेंशिएशन कैसे बन रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है। 3 चीज़ें हैं डोमिनेंट है, ह्यूमनिज्म, मार्क्सिस्ट अप्रोच, एंड इन दोनों को मिलाकर हम एक कॉन्टेक्चुअल थ्योरी बनाते हैं सोशल साइंस। बुक में अगेन ये बहुत गंदे से लिखा है, बहुत शॉर्ट में अगर आप इसे समझो, ह्यूमनिस्टिक मेथड, उसे आइकोनोग्राफिक इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। वो ये बताता है कोई एरिया ह्यूमन के एक्सपीरियंस के बेस पर कैसे इवॉल्व होता है। जैसे मैं कहूँ किसी एरिया में एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, वो एग्रीकल्चर रीजन हो गया, किसी एरिया में माइनिंग ज़्यादा है, वो माइनिंग एरिया हो गया। इस तरह से आप ह्यूमन के एक्सपीरियंस के बेस से बताते हो आपने उस एरिया की इमेज क्या बनाई। अब जो इमेज है ना, इमेज ये सिंपल चीज़ नहीं है, बहुत टेढ़ी चीज़ है। एंड इमेज एंड मेंटल मैप, जब आप बिहेवियरलिज्म पढ़ोगे ना तो यहाँ आएगा टॉपिक, रेडिकलिज्म के बाद बिहेवियरलिज्म, यहाँ पे आप एक टॉपिक पढ़ोगे मेंटल मैप। ये इमेज होती है, ठीक है, कि इंसान इन्वायरमेंट को लेकर कुछ इमेज बनाता है, उसके बेस पे बिहेवियर करता है, उसके बेस पे एक इन्वायरमेंट वापस से बनता है। तो इमेज जब भी वर्ड आए या मेंटल मैप जब भी वर्ड आए तो ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ अ वेरी क्रूशल कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी। कहाँ थे, राइट। तो ह्यूमन ने किसी एरिया की क्या इमेज बनाई, उसके बेस पर उस ज्योग्राफिकल रीजन को हम कहते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच, कार्ल मार्क्स आएगा, सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये एंटी कैपिटलिज्म है एंड डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह पे आते हैं। इस पे हम बात करेंगे तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। मार्क्स बेसिकली ये कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ की जो जड़ है वो पैसा है। जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है, जो गरीब लोग हैं उनके पास काम है देने को। अमीर लोग सैलरी देते हैं, गरीब लोग वर्क देते हैं और इस बेस पे एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। अमीर लोग जो सपोज़ 10 लाख रुपए कमा रहा है तो आगे सैलरी में 1 लाख रुपए देगा, 9 लाख रुपए अपने पास रखेगा। एंड इससे एक कॉन्सेप्ट आता है एलिनेशन, ALIENATION, एलिनेशन। इस लेबर को पता ही नहीं कि मेरे इस 1 लाख का क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा मोबाइल बना रहा है, ठीक है, तो एक मोबाइल की चिप बना रहा है, एक मोबाइल की स्क्रीन बना रहा है, एक बंदा तीसरे चौथे पाँचवें कंपोनेंट बना रहा है, एक बंदा बैठ के असेंबल करके आपको फाइनली मोबाइल दे रहा है, एक बंदा पैकेजिंग कर रहा है। ना इसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ना इसको पता, किसी को नहीं पता। एंड में जो ये प्रोडक्ट बना उस पर अधिकार है कैपिटलिस्ट का। तो बेसिकली ये यही बताते हैं। सेम वे में एरियाज़ अलग अलग वे में अनइवन रीजनल डेवलपमेंट होता है। ऐसे बेंगलोर विद टाइम डेवलप हो गया, मैसूर पीछे रह गया, जबकि एक टाइम पे मैसूर ज़्यादा बड़ा एरिया था। गुड़गांव धीरे धीरे डेवलप कर गया। तो कुछ रीजंस हैं, कुछ एरियाज़ हैं अनइवन रीजनल डेवलपमेंट क्यों होते हैं। और चेंजिंग स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, जैसे इसको मैं शॉर्ट में बताऊँ, एक प्रिंसिपल होता है कोर पेरीफेरी प्रिंसिपल, ये आगे आएगा पढ़ने में, सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है बट आपको आना चाहिए। ये बेसिकली क्या कहता है कि सपोज ये 2 रीजन्स है, एक ये है एक ये है, इसके पास ना 0.1% एडवांटेज है सपोज, ठीक है। तो क्या होगा विद टाइम, इसके पास -0.1 एडवांटेज है, बेसिकली ये थोड़ा डिसएडवांटेज में। यहाँ सपोज किसी आदमी को दिखा यार यहाँ पे ना क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ये चला जाएगा। अब ये बताएगा यहाँ पे किसी को, दूसरा बंदा आएगा, तीसरा आएगा, फिर ये कहेगा यहाँ पे हम जब लोग रह रहे हैं तो बिजनेस कर लेते हैं, फिर जब बिजनेस करेंगे तो कहीं से पैसा आएगा। तो धीरे धीरे ना ये एरिया बढ़ता है, कोर ग्रोज एट द एक्सपेंस ऑफ पेरीफेरी। कुछ सिटीज़ जो विद टाइम बड़े होते जाते हैं, एक एरिया से लोग दिल्ली जाते हैं और बस दिल्ली बढ़ता जा रहा है और ये एरिया डिक्लाइन होता जा रहा है। तो मार्क्स यही कहते हैं कि अनइवन रीजनल डेवलपमेंट है, उसकी वजह से एरियल डिफरेंशिएशन आ रहा है। सोशल स्ट्रक्चर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। ज्योग्राफी के जो एरियल डिफरेंशिएशन है उसमें सोशल स्ट्रक्चर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। और चेंजिंग स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर, अब उसके बेस पे फिर स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर भी आ गया। एंड में इकोनॉमी से जोड़ देते हैं वो, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म ही है जो अल्टीमेटली इस तरह के डेवलपमेंट लेके आता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट रीजन आपने क्रिएट कर दिए, अब इन दोनों को मिला के एक कॉन्टेक्चुअल थ्योरी बनती है जिसे हम सोशल साइंस कहते हैं। उसको हम अल्टीमेटली एक डिवीजन ऑफ प्लेस या सेंस ऑफ प्लेस लेकर आते हैं। अल्टीमेटली हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस क्या रहे होंगे। ये इसका मतलब है। बहुत डिटेल में नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, ऊपर के जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप समझा सकते हो। अब क्रिटिसिज्म आपको समझना चाहिए। जो ये टॉपिक है डिफरेंशिएशन पे ज़्यादा फोकस करता है, ट्रेडिशनलिज्म पे नहीं करता। बेसिकली डिफरेंशिएशन लाके ट्रेडिशनलिज्म पे ही आपको फिक्स कर देता है, इंटीग्रेशन को इग्नोर करता है। जनरलाइजेशन या लोकेशनल थ्योरीज नहीं देख सकता। जैसे आपने कहा ये एरिया आपका सो एंड सो XYZ टाइप है, लेकिन क्या जनरलाइजेशन क्या है, किस बेस पे है, क्या है। तो ये चीज़ जनरलाइजेशन भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जीएस में जनरलाइजेशन अलग है, जब आप यहाँ पढ़ोगे ना ये वाले टॉपिक्स क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, तब आपको समझ में आएगा कि जनरलाइजेशन एक्चुअली है क्या। जब हम जनरलाइज करते हैं तब हम मॉडल्स थ्योरीज बनाते हैं, कुछ नॉर्मेटिव क्वेश्चंस को हम इग्नोर करते हैं।
राइट, और वो जनरलाइज करके हम ज्योग्राफी को साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जनरलाइजेशन करना एरियल डिफरेंशिएशन की बस की बात नहीं है, नीट बाउंड्री डिलिमिटेशन नहीं की जा सकती है, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर यहाँ पर देखा था, ये दो एरिया की बाउंड्रीज कैसे आप अलग अलग कर दोगे, राइट। अभी मैं कहूँ कि लिंग्विस्टिक रीजन्स बनाने हैं, कहाँ महाराष्ट्र की मराठी ख़त्म होती है, कहाँ कन्नड़ा शुरू होती है, वहाँ पे हमेशा एक जोन ऐसा रहेगा जो ट्रांजिशन जोन जिसे आप कह सकते हो। ये डायनेमिक है, राइट, और इनको आप फिक्स्ड सेट ऑफ स्पेशल यूनिट पे रिड्यूस नहीं कर सकते। रीजन्स कभी टोटली यूनिक नहीं होते, बहुत सारी यूनिफाइंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि महाराष्ट्र और कर्नाटका को मैं लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड कर देता हूँ, लेकिन हो सकता है सॉइल के बेस पे अलग हो, क्लाइमेट के बेस पे सिमिलर हो। क्लैशेज आते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, जैसे लिंग्विस्टिक रीजन्स आए अगेन, या एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कुछ ना कुछ तो इससे क्लैशेज ही होंगे। डिटर्मिनिस्टिक टेंडेंसी, बेसिकली ओवर इम्फेसिस होता है फिजिकल फैक्टर, और इनफैक्ट इसे आप कल्चरल फैक्टर भी कह सकते हो। आप कुछ फैक्टर को लेकर ही चीज़ें डिटरमाइन करते हो, राइट, वो डिटर्मिनिस्टिक टेंडेंसी हो गई। सिंप्लीफिकेशन, ये चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करता है, चीज़ें इतनी सिंपल होती नहीं है, इट ओवर सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स स्पेशल रिलेशनशिप। अभी स्पेस अलग है, ज्योग्राफी में स्पेस को कहते हैं ये जो एरियाज है, जो साइंस टेक वाला स्पेस नहीं है ये। तो इट नेग्लेक्ट्स द इंटीग्रेट वेब ऑफ फैक्टर्स, ये कीवर्ड है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। वेब ऑफ फैक्टर क्या है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एथनोसेंट्रिसिज्म, इसका मतलब क्या है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ों को डोमिनेंट कल्चर के लेंस से देखता है, मार्जिनलाइज्ड लोगों की वॉइस को इग्नोर कर देता है। अगर मैं मान लो महाराष्ट्र और गुजरात को अलग करना है और मैं मराठी और गुजराती के बेस पे ही देख रहा हूँ, तो और भी जो फैक्टर्स हो सकते थे, हो सकता है बहुत सारे लोग जो ये डोमिनेंट कल्चर में ना आते हों वो महाराष्ट्र और गुजरात का डिवीज़न ना चाहते हों, लेकिन वो फिर एथनोसेंट्रिक व्यू में आते हैं और मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस हैं, हट जाती हैं, ठीक। इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को ये कंसिडर नहीं करता है, ये नहीं बताता है कि आज से 100 साल पहले एग्रीकल्चर कैसी रही होगी, स्टैटिक आज की डेट का मैप बताता है। और जब भी एरियल डिफरेंशिएशन है या कोई भी मैप है, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, उनमें मैप के बाद लिखा होता है एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिखा होगा आफ्टर इस तरह से लिखा होता है आफ्टर आर एल सिंह 1971, मतलब ये 1971 के लिए वैलिड मैप है, ठीक। फिर ये सब्जेक्टिविटी पे भी बेस्ड है कि जिसका जो मन किया उस तरह से उन्होंने डिवाइड कर दिया। अगला टॉपिक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अब तक आपको समझ आई गई होगी कि जो ब्रिटिश अप्रोच ऑफ रीजनल डिलिमिटेशन को लेकर अमेरिका के फिजिकल डिवीजन किए 21st सेंचुरी में, एग्रीकल्चर रीजन, पॉपुलेशन रीजन, लिंग्विस्टिक रीजन, बहुत सारे। पेपर 2 में जहाँ भी आपको दिखेगा ना मैप इस तरह के हैं, दो ही तरह के मैप दिखेंगे, या तो आपको लोकेशन दिखेंगी, ठीक है, सिटीज़ या टाउन्स या कुछ ऐसा हो गया जैसे इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर, या तो आपको लोकेशनल मैप दिखेंगे या रीजनल मैप दिखेंगे, बस इतने ही मैप और कुछ नहीं है। क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, रेनफॉल रीजन्स हैं, ये सब आपके एप्लीकेशन आएंगे। अर्बन प्लानिंग में इसका यूज़ किया जा सकता है। आप एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न आइडेंटिफाई करते हो, उसके बेस पर लैंड यूज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स आइडेंटिफाई करते हो। जैसे आपने देखा कि दिल्ली एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इन माइग्रेशन बहुत है, लोग आते हैं, तो दिल्ली का आप इस तरह से डेवलपमेंट तो कर नहीं सकते हॉरिजॉन्टल, तो आप क्या वर्टिकल डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हो। अब जब वर्टिकल डेवलपमेंट करोगे ट्रैफिक का इशू होगा, तो आपने ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड TODP ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी बना ली कि यहाँ छोटे मेट्रो लगा दिए। अगर आप 3D में ग्रो करोगे, मतलब आप बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बनाते हो, तो फिर वहाँ पर मेट्रो होनी चाहिए पास में। तो अर्बन प्लानिंग में इसका बहुत बड़ा रोल आता है। क्यों? क्योंकि आपने एरियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से वहाँ का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई कर लिया। इस तरह से आप बहुत सारे चीज़ें बता सकते हो कि रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या इसका रोल है, रीजनल डेवलपमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, जितनी एप्लीकेशन आप सोच सकते हो सोच लो। अब इवैल्यूएशन कंक्लूजन जब भी आप लिखो तो आप हमेशा इस तरह से स्टार्ट करो, डिस्पाइट ऑल क्रिटिसिज्म, या फिर कुछ ऐसे लिखो, ऑल्दो देयर आर मैनी क्रिटिसिज्म, बट फिर भी ये एक रैशनल एंड साइंटिफिक एरिया है ज्योग्राफी में। इसने रीजनल ज्योग्राफी के रिवाइवल को हेल्प किया एंड रीजन्स इसके अकॉर्डिंग। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हाउएवर रीजन्स मस्ट नॉट बी स्टडीड सोली एज सेपरेट एंटिटी। ये नहीं कहता भाई कभी कि आप सिर्फ एक ही सिंगल एंटिटी के बेस पर करो। एक ही एरिया को डिफ्रेंशिएट करने के 10 अलग अलग तरह के पैरामीटर्स हो सकते हैं। रीजनल ज्योग्राफी मस्ट फोकस ऑन यूनिक कैरेक्टर बट मस्ट नॉट एक्सप्रेस एज सिंगुलर। वही सेम बात हो गई, एक मतलब सिर्फ वही नहीं है।
अगर आप किसी एरिया को कहते हो कि ये ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया है, तो वो मराठी स्पीकिंग एरिया भी हो सकता है, राइट। एंड धारवाड़ रॉक रीजन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ऐसे। अब जो GIS विद टाइम आ गया है, सैटेलाइट इमेज, उसने एरियल डिफ्रेंशिएशन को बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, प्रिसाइज मैपिंग और एनालिसिस पॉसिबल है। अब एरियल डिफ्रेंशिएशन वर्सेस रीजनल सिंथेसिस पढ़ना ज़रूरी है, अगर आपको आता है तो पॉज करके पढ़ लो, अदरवाइज जब हम रीजनल सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। अब बताओ कि क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, एरियल डिफ्रेंशिएशन फॉर्म्स द कोर थीम इन ज्योग्राफी, ठीक है, ये वाला कर सकते हो, ये दो हम कर ही सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक। एरियल डिफ्रेंशिएशन के जो क्रिटिसिज्म है कि ये चीज़ों को अलग अलग करके देखता है, वहीं से ये क्वेश्चन बनता है, रीजनल सिंथेसिस इज द क्रक्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़। तो इस टॉपिक पर हम आएंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड डू ज्वाइन दीज कोर्सेज। इससे बेटर कंटेंट एंड कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। थैंक यू।